हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा ये है कक्षा 12th यानी क्लास 10th, जिसमें आज हम राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की बुक के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है अध्याय 1, दो ध्रुवीयता का अंत यानी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो इस वीडियो में हम आज दो ध्रुवीयताओं के अंत के बारे में जानेंगे, है ना, कि शीत युद्ध क्या था, पश्चिमी सोच पूर्वी सोच क्या थी, पूंजीवादी गुट कौन सा था और साम्यवादी गुट कौन सा था, और शीत युद्ध जो है ये कब आरंभ हुआ, क्यों शीत युद्ध का अंत हुआ, ये सारी बातें जो है हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बेटा चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को यानी परिचय को देखें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी बायोपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया मुख्यतः दो शक्ति गुटों में बटी हुई थी, है ना। यानी कि दो ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था है इसका मुख्य जो शब्द का जो अर्थ है वो है दो शक्ति गुटों में जो दुनिया थी वो बटी हुई थी। इसका मतलब दो ताकतवर देश थे जो अलग अलग विचारधारा वाले थे। ठीक है, अगर बात करें अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट जिसे यूएस लीड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, है ना, कि अमेरिका का जो गुट था, अमेरिका के नेतृत्व वाला जो गुट था वो एक पूंजीवादी गुट था। ठीक है, दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट, यूएसएसआर लीड कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर दो गुट थे, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट अमेरिका लीड करता है और साम्यवादी गुट सोवियत संघ लीड करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन कहाँ है, बर्लिन जो है ये जर्मनी में है, जर्मनी। ठीक है, बर्लिन की दीवार इस विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यह दीवार 1961 में बनाई गई थी और 9 नवंबर 1989 को इसे जनता ने गिरा दिया। ठीक है, तो जो बर्लिन की दीवार जो थी बच्चों, ये सपोज कीजिए जैसे बर्लिन की दीवार है, ये वाला हिस्सा जो है ये पश्चिमी है और इसके इधर वाला हिस्सा जो है पूर्वी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूर्वी हिस्सा था इसको जो फॉलो कर रहे थे वो साम्यवादी गुट के लोग फॉलो कर रहे थे और पश्चिमी लोग जो जर्मनी का जो पश्चिमी हिस्सा था इसमें पूंजीवादी जो राष्ट्र थे वो इसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी की जो ये दीवार थी, जो बर्लिन की दीवार थी, इसको 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा इसे गिरा दिया गया। ठीक, चलिए अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, 1989 बर्लिन वॉल फेल, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। 1990 जर्मनी रीयूनिफाइड, पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था समाप्त हुई। 1991 सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड यानी शीत युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे पूछा गया है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, है ना। तो यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। द यूएसएसआर एमर्ज आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन 1970 इन रशिया, है ना। तो जो रशिया में 1917 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद ये जो सोवियत संघ समाजवादी जो गणराज्य संघ था ये अस्तित्व में आया। ठीक है, अब इस जो 1917 की जो क्रांति थी रशिया की, इसके क्या उद्देश्य थे, इस क्रांति के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके उद्देश्य लिखे गए हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य क्या है बच्चों, पहला उद्देश्य देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है, हाँ ये देखिए, पहला उद्देश्य है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, है ना। तो जो साम्यवादी जो देश थे वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थे। ठीक है, समानता मूलक समाज की स्थापना, कि समाज में सभी लोग बराबर रहे, ये इस क्रांति का उद्देश्य था, और पूंजीवादी व्यवस्था को दूर करना ये भी इसका उद्देश्य था। आगे निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना, जो निजी संपत्ति वाली संस्थाएं हैं उनको समाप्त कर देना, ये भी एक उसका उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे कहता है राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था चलाना है। तो
राज्य जो है वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, ये उद्देश्य थे सारे जो 1917 की समाजवादी क्रांति, जो रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसके उद्देश्य थे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सोवियत राजनीतिक व्यवस्था की। ठीक है, तो अगर हम सोवियत राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक व्यवस्था की धुरी थी, है ना। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द पाइवेट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सेकंड, किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, यानी प्लान्ड इकॉनमी थी। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे कहता है उत्पादन और संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, तो इस क्रांति और राजनीतिक व्यवस्था ने सोवियत संघ को एक शक्तिशाली समाजवाद राज्य के रूप में स्थापित किया। ठीक, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ एक महाशक्ति कैसे बना, तो हाउ डिड द यूएसएसआर बिकम अ सुपर पावर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा। मुख्य विशेषताएं, मेजर फीचर क्या थे सोवियत संघ के जिससे वो महाशक्ति बना, तो पहला है विशाल ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन। ये सोवियत संघ में काफ़ी बड़ी मात्रा में है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और विशाल ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, उसके बाद है सैनिक शक्ति जो है इसका मजबूत था, दो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर जो थी वो काफ़ी मजबूत थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें उन्नत संचार व्यवस्था की, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये संचार व्यवस्था की बात करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि भारी उद्योगों का विकास, इसके बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों का प्रभाव और अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में बराबरी, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सोवियत संघ की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जितनी भी बातें थी इन सभी बातों से बता सकते हैं कि सोवियत संघ की यही विशेषताएं जो हैं उसे एक महाशक्ति बनाने में सहायक रही। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की कमियां। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली की जो कमियां थी वो क्या थी, द प्रॉब्लम ऑफ सोवियत सिस्टम। तो सोवियत संघ ने सैनिक शक्ति में अमेरिका को चुनौती दी, लेकिन इसके लिए उसे भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो सोवियत संघ जो था इसने सैनिक शक्ति के मामले में अमेरिका को चुनौती तो दी, लेकिन इसे आर्थिक रूप से काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ। तो जो सबसे मुख्य समस्या थी सोवियत संघ में वो कौन सी थी, तो मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी थी उनको देखते हैं। तो देखिए ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों की तुलना में प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, है ना। तो जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो सोवियत संघ था इसकी टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी लो थी। ठीक है, काफ़ी पिछड़ी हुई थी। सेकंड है परिवहन और आधारभूत ढांचे में कमी। ठीक है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था सोवियत संघ का वो काफ़ी वीक था। नेक्स्ट, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स थी उसकी काफ़ी शॉर्टेज थी। आगे, खाद्यान्नों का आयात बढ़ना, इंक्रीजिंग द फूड इंपोर्ट, तो खाद्यान्नों का आयात जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो इसकी एक सबसे मेन समस्या थी। आर्थिक विकास की गति धीमा होना, जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेट थी सोवियत संघ की वो बहुत धीमी थी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, लीक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, है ना, तो लोगों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। नेक्स्ट, आगे जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी ना होना, है ना, तो फेलियर टू फुलफिल द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, तो लोगों की जो आर्थिक और राजनीतिक जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी वो पूरी ना हो पाई, जो इसका एक सबसे बड़ा कारण थी। तो जितनी भी ये बातें हमने देखी हैं बच्चों, ये सब सोवियत संघ की मेजर प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसकी वजह से उसे आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। इन समस्याओं के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई और इसके विघटन का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ, है ना। तो ये जो समस्याएं थी इससे सोवियत संघ बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया, कमज़ोर हो गया, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गया और कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन का मार्ग इन्हीं जो कमज़ोरी के जो ये बिंदु हैं इनकी वजह से हुआ। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी और अंततः ठहराव की स्थिति में पहुंच गई, है ना। तो 1970 का जो दशक था ये वो दशक था जिसमें सोवियत अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी जो इकॉनमी थी वो लड़खड़ाने लग गई, है ना, और एक ठहराव की स्थिति में वो आ गया। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं सोवियत संघ की। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, इंटरवेंशंस ऑफ इन अफगानिस्तान। तो इन 1979 सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। द सोवियत यूनियन इंटरवेन इन अफगानिस्तान इन 1979।
ठीक है। तो सोवियत संघ का जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप बढ़ा 1979 में, तो इससे सोवियत संघ के ऊपर कुछ इकोनॉमिक प्रेशर आया। जैसे सोवियत अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया, सैनिक खर्चे बढ़ गए, सोवियत अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की आलोचना हुई। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी सोवियत संघ की इकोनॉमी को धीरे धीरे जो है वो गिरा रहे थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव का सुधार है। मिखाइल गोर्बाचेव और सुधार, तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव एंड रिफॉर्म्स। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने सोवियत व्यवस्था सुधारने का, जो सुधार लाने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है। तो उनके प्रमुख सुधार क्या थे? पेरोस्त्राइका, आर्थिक एवं राजनीतिक पुनर्गठन, है ना। इसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्चरिंग की जो आर्थिक और राजनीतिक इसका जो है पुनर्गठन हुआ। ग्लासनोस्त, खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ओपननेस एंड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये सोवियत संघ के एक बहुत बड़े लीडर थे, जो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के। तो उन्होंने ये सुधार लाने का प्रयास किया, जैसे कि आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन किया, खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। तो गोर्बाचेव के सुधार थे, इनके सुधारों को देख लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं गोर्बाचेव हैं, जो सोवियत संघ के महासचिव बने थे। तो पहला सुधार, अर्थव्यवस्था में सुधार करना, टू बिंग रिफॉर्म इन द इकोनॉमी। पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य करना। ठीक है। टू इम्प्रूव द रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। थर्ड, सोवियत व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाना, टू मेक द सोवियत सिस्टम मोर डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, हथियारों की होड़ को कम करना, है ना, टू रिड्यूस द आर्म रेस। ठीक है। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव के कुछ सुधार थे, ताकि वो सोवियत संघ को धीरे धीरे अपने प्रगति के रास्ते पर ले जाए। तो गोर्बाचेव का सुधार सोवियत संघ को एक मजबूत, समृद्ध और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में पुनर्गठन करना था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोर्बाचेव का जो उद्देश्य था, वो सोवियत संघ को एक मजबूत, समृद्ध और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित करना था। गोर्बाचेव एम वॉज टू रिकॉग्नाइज द सोवियत यूनियन एज अ स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरियस एंड द पीसफुल नेशन। ठीक है। तो ये गोर्बाचेव के कुछ सुधार थे, जो कि सोवियत संघ को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पूर्वी यूरोप में परिवर्तन, चेंजेस इन द वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप। तो गोर्बाचेव के समय सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों में पहले जैसी सैन्य दखलंदाजी नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पोलैंड में परिवर्तन हुआ, हंगरी में परिवर्तन हुआ, पूर्वी जर्मनी में परिवर्तन हुआ, चेकोस्लोवाकिया आदि में साम्यवादी शासन कमज़ोर हो गया और बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को जो है गिरा दिया गया, और बर्लिन की दीवार का गिरना कहीं ना कहीं शीत युद्ध के अंत का एक सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। तो जो गोर्बाचेव के जो सुधार थे, जो उनके उद्देश्य थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सोवियत संघ की जो पूर्वी देशों के ऊपर जो कंट्रोल था, जो सैन्य दखलंदाजी थी, उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से पोलैंड में परिवर्तन हुआ, हंगरी में परिवर्तन हुआ और पूर्वी जर्मनी में परिवर्तन हुआ, और बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989 को। और बर्लिन की दीवार का गिरना जो है बच्चों, ये शीत युद्ध के अंत का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, एक प्रतीक कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए सोवियत संघ का विघटन, है ना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के अंदर विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद और संप्रभुत्वता की मांग बढ़ने लगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ष और तिथि दे रखा है। जैसे मार्च 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। जून 1988 में लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन चला। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और फरवरी 1990 में बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट आगे देखिए, मार्च 1990 में लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की और जून 1991 में जो है यालत्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 में गोर्बाचेव के विरुद्ध असफल तख्ता जो है पलट जो है वो असफल रहा। आगे सितंबर 1991 में बाल्टिक गणराज्यों को मान्यता दी गई। नेक्स्ट दिसंबर 1991 में यूएसएसआर के विघटन की घोषणा हो गई और दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो ये एक पूरी का आप क्रोनोलॉजी आपने देगी टाइम पीरियड के साथ। चलिए अब बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, है ना। तो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर का, जिसे हम हिंदी में सोवियत संघ बोलते हैं, इसका विघटन क्यों हुआ?
ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ये पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, अगर कारण की बात करते हैं तो सबसे पहले था आर्थिक कमजोरी, है ना। सोवियत संघ की जो आर्थिक कमजोरी थी वो एक इसका सबसे बड़ा कारण थी। इकोनॉमिक वीकनेस, सोवियत संघ अर्थव्यवस्था जो थी, सोवियत अर्थव्यवस्था, ये पश्चिमी देशों से पिछड़ गई। द सोवियत इकोनॉमी लैग बिहाइंड द वेस्टर्न इकोनॉमिक्स। दूसरा, उपभोक्ता वस्तु की कमी, शॉर्टेज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, लोगों को आवश्यक और उपभोक्ता वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती थी। ठीक, चलिए आगे। राजनीतिक गतिरोध, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। लोकतंत्र का अभाव, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, राजनीतिक स्वतंत्रता और विपक्ष के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहते हैं अत्यधिक केंद्रीकरण, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, बहुत विशाल देश होने के बावजूद जो है सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत थी। विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, प्रिविलेज पार्टी ऑफिशियल, कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों की तुलना में विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। राष्ट्रवाद का उदय, विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग बढ़ी। गोरबचेव सुधार, इसमें देखिए क्या लिखा है कि सुधारों ने व्यवस्था को खोल दिया जिसके कारण दबे और असंतोष राष्ट्रवादी आंदोलन को गति मिली। और अफगानिस्तान युद्ध 1979 के हस्तक्षेप ने आर्थिक और राजनीतिक संकट को बढ़ाया। ठीक है, तो ये थे एक तरीके से इसके क्या जो कारण थे सोवियत संघ के विघटन के, ये सभी कारण दिए हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करता है सोवियत संघ के विघटन की परिणतियाँ, है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। तो विघटन के बाद विश्व राजनीति में बड़े बदलाव हुए। जैसे पहला, शीत युद्ध का अंत हो गया, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। दो महाशक्तियों के बीच लंबे समय से चल रही संघर्ष जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, दो महाशक्ति यानी दो गुट, एक अमेरिका गुट और एक सोवियत सोशलिस्ट यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR। ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो संघर्ष चल रहा था। दो महाशक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष समाप्त हुआ। ठीक है, अमेरिका का प्रभाव बढ़ा, अमेरिका एकमात्र प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक, नेक्स्ट आगे है नई स्वतंत्र राज्य। सोवियत संघ के अनेक गणराज्य स्वतंत्र देश बने। समाजवादी गुट का अंत, पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक, नेक्स्ट आगे उदारवादी लोकतंत्र का प्रभाव। उदारवादी लोकतंत्र की व्यवस्था में प्रमुख मॉडल के रूप में उभरा और पूंजीवादी विस्तार, कई नए देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, तो ये थे सोवियत संघ की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रूस की स्थिति की, द पोजीशन ऑफ रूस। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो है USSR का उत्तराधिकारी राज्य बना। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने USSR की सीट जो है उसको मिली और परमाणु शक्ति का दर्जा मिला। सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों की जिम्मेदारी ली। ठीक है, अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण दिशा में कदम उठाया गया। ठीक, तो ये था रूस की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की मांग। तो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की मांग, इसका मतलब ये हुआ कि जो सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगी। ठीक है, सोवियत संघ में अब साम्यवादी प्रभाव जो है वो कम हो गया और जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे अब वो पूंजीवाद की तरफ जो है और राष्ट्रवाद की तरफ जो है उनका झुकाव बढ़ने लगा। ठीक है, खासकर अगर बात करें रशिया की, यूक्रेन की, जॉर्जिया की, ठीक है, बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लताविया और लुथवानिया, इनमें राष्ट्रवादी असंतोष जो है बहुत मजबूत हुआ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह धारणा गलत साबित हुई कि केवल मध्य एशियाई गणराज्यों में ही राष्ट्रवाद सबसे मजबूत होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पूंजीवादी विचारधारा पूर्वी साम्यवादी देशों में फैलने लगी वैसे वैसे वहाँ पर साम्यवादी विचारधाराएं कमज़ोर होने लगी। ठीक, आगे बात करते हैं हम शॉक थेरेपी की, यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी सोवियत गणराज्यों और पूर्वी यूरोपीय देशों को साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो जब सोवियत संघ का पतन हो गया उसके बाद जितने भी पूर्वी सोवियत गणराज्य थे और पूर्वी यूरोपीय देश थे वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो उस समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का जो प्रयास किया गया, इस प्रयास को बोला गया शॉक थेरेपी। ठीक है, तो शॉक थेरेपी जो था ये एक तरीके का मॉडल था जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना था। ठीक है, तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी शॉक थेरेपी की, देखते हैं। जैसे पहले अगर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर निजीकरण, है ना, राज्य की संपत्ति का निजी स्वामित्व में, यानी कि संपत्ति जो सरकारी थी अब वो निजी स्वामित्व में उसका ट्रांसफ़र किया जाना था। आगे सामूहिक खेती का अंत, सामूहिक खेती का अंत, अब खेतों का क्या किया गया? निजीकरण किया गया।
आगे मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, ठीक है। निर्यात को जो है अब वो खोल दिया गया, क्योंकि निर्यात जो केवल बंद अर्थव्यवस्था में होता था अब वो फ्री हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध थे उनमें कमी कर दी गई और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। आगे बताया गया है वित्तीय खुलापन यानी फाइनेंशियली ओपननेस, विदेशी निवेश और पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण में कमी हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि पूंजी का जो फ्लो है उसे बहुत बढ़ा दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है विदेशी निवेश में और पूंजी के आगमन पर जोर दिया गया और किसी तरह का कोई भी पूंजी पर नियंत्रण नहीं रहा, जिससे कि कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार को जो है बढ़ावा मिला। और मुक्त व्यापार जो था ये एक सोच थी किसकी, पूंजीवादी व्यवस्था की, पूंजीवादी व्यवस्था की ये एक सोच थी मुक्त व्यापार। आगे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है ना, कि मुद्रा में परिवर्तनीयता जो है वो लाई गई कि यहाँ पर देखिए जैसे राष्ट्रीय मुद्रा को अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ बदलने की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। तो जैसे जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा थी एग्जाम्पल, उसको अन्य मुद्रा के साथ जो है ये कहीं ना कहीं बदला गया। तो मुद्रा में कन्वर्टिबिलिटी जो है, करेंसी में कन्वर्टिबिलिटी लाई गई। आगे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से सीधा संबंध बनाया गया, पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय संबंधों का विस्तार किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शॉक थेरेपी में इन सभी चीज़ों को अपनाया गया ताकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उस समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चला जाए, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मुक्त, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाना था। तो इसीलिए बोला गया है कि जो शॉक थेरेपी थी ये कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी बोला गया, यानी शॉक थेरेपी जो नाम है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा दिया गया है, ठीक। चलिए अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, मतलब शॉक थेरेपी का प्रभाव देश में सभी देशों में समान नहीं था, लेकिन कई देशों में को जो है गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसके कुछ परिणाम थे, जैसे कि अगर इसके परिणामों की बात करते हैं हम तो यहाँ पे देखिए जैसे उद्योगों का निजीकरण है ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो शॉक थेरेपी में उद्योगों का निजीकरण हो गया, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा निजीकरण होगा उतना ही शोषण होगा, उतना ही आय की असमानता होगी, उतना ही मजदूरों के लिए असुरक्षा होगी, ठीक है। तो निजीकरण हुआ उद्योगों का, इसके बाद बेरोजगारी और गरीबी जो है बढ़ गई और सामाजिक सुरक्षा कमज़ोर हो गई, सोशल सिक्योरिटी वीकेंड, मध्य वर्ग को नुकसान हुआ, मिडिल क्लास सफर्ड। इसके बाद आर्थिक असमानता बढ़ गई, क्योंकि जितना ज़्यादा निजीकरण होगा उतनी ज़्यादा बेरोजगारी गरीबी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा कमज़ोर होगी और उतना ही कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता होगी, है ना, अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब होता चला जाएगा। तो ये सब शॉक थेरेपी के परिणाम थे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अमीर और गरीब के बीच में जो है वो अंतर बढ़ गया है ना, तो गरीब जो है बेचारा और गरीब हो गया और अमीर जो है वो और अमीर हो गया। कई उद्योग औने पौने दामों में बेच दिए गए, मैनी इंडस्ट्रीज वर सोल्ड एट थ्रोन अवे प्राइजेस, बहुत कम दामों में उद्योगों को बेच दिया गया, ठीक है। आगे कुछ देशों में माफिया वर्ग का उदय हुआ है ना, तो यहाँ पे इस शॉक थेरेपी का एक परिणाम ये भी था कि कई सारे जो है माफिया वर्ग जो है इनका उदय हो गया था। रूस में खाद्यान्नों का आयात जो है वो बढ़ा, अब निर्यात की जगह खाद्यान्नों का आयात बढ़ गया है ना, उसको जो है क्या किया जाने लगा, खरीदा जाने लगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम चीज़ों को खरीदेंगे उतना ही हमारी मुद्रा जो है हमारे देश से निकल कर बाहर जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे सबसे ज़्यादा पैसा जो है खर्च होता है, ठीक है। निर्यात में जितना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, उतना ही आयात जितना हम करेंगे उससे हमें नुकसान होता है, ठीक है। चलिए आगे बात की गई है, देखिए 1999 में रूस का वास्तविक जीडीपी 1989 के स्तर से भी काफ़ी नीचे था। तो राजनीतिक परिणाम क्या हुए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, आर्थिक बदलाव की तुलना में लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण उतनी तेज़ी से नहीं हो सका। कई देशों में जैसे राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ मिली थी, संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर रही, लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमज़ोर रही, इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता दिखाई दी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है कॉन्सिक्वेंसेस थी जो यूएसएसआर में देखी गई। आगे संघर्ष और तनाव, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन्स, तो पूर्वी सोवियत गणराज्यों के कई क्षेत्र संघर्ष वाले क्षेत्र बन गए, जैसे चेचेनिया, तजाकिस्तान, ठीक है, इनमें एक संघर्ष चल पड़ा था, ठीक है। ये जितने भी ये जो नाम मैंने लिए हैं ये कहीं ना कहीं सोवियत गणराज्य के क्षेत्र थे जहाँ पर एक संघर्ष जो है वो उठ खड़ा हुआ। तो इन क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष जो है वो उठ खड़े हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये जो है ये लोग पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जा रहे थे, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है ये
अलगाववाद और दूसरे राजनीतिक संघर्ष जो है वो सामने आने लग गए। तो जो एक्सटर्नल पावर्स थी उनका हस्तक्षेप जो है जब इन क्षेत्रों में बढ़ा, एक्सटर्नल पावर्स का जब इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ा तो परिस्थिति जो है वो और काफ़ी जटिल और कठिन हो गई। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है वन लाइनर, है ना। जैसे 1917 में क्या हुआ था, जैसे रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, 1961 में बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड हुई थी, बर्लिन की दीवार बनी थी, 1979 में सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, सोवियत संघ ने जो है वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, 1985 में गोर्बाचेव बिकम अ जनरल सेक्रेटरी, वो जनरल सेक्रेटरी बने थे पार्टी के, और 1989 में जो है बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बर्लिन की दीवार का गिरना जो है वो कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा का दूर होना और पूंजीवादी विचारधारा का आगे बढ़ना था। ठीक है, 1990 में मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स बिगन इन यूएसएसआर। ठीक है, तो कई बार यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया, एंड 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचेव रिज़ाइन, गोर्बाचेव ने क्या किया, वो रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, गोर्बाचेव की सुधारों ने सोवियत संघ के विघटन को किस प्रकार प्रभावित किया, शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति पर प्रभाव समझाइए और सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे तरीके के सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मध्य एशिया में अस्थिरता की। ठीक है, तो उस समय मध्य एशिया में कैसी अस्थिरता चल रही थी, इंस्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया। देखिए, मध्य एशिया में तजाकिस्तान लगभग 10 वर्षों से यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक संघर्ष चलते रहे। अजरबैजान एक प्रांत नागोर्न और कारबखा विवाद का क्षेत्र बना रहा। कुछ स्थानीय अर्मेनियाई लोग अलग होकर अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता की मांग करते थे, गृह युद्ध चल रहा था। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को हटाने के लिए आंदोलन हुए और कई देश प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़ पड़े। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें हैं ये सभी यूएसएसआर के ही गणराज्य थे, तो इनमें आपस में क्या हो गया, इनमें विवाद चल पड़ा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों की। सेंट्रल एशिया के जो नेचुरल रिसोर्स थे उन पर प्राकृतिक संसाधनों का क्या था। तो देखिए, मध्य एशिया के जो गणराज्य थे उन गणराज्यों में हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण यह क्षेत्र भारी शक्तियों, तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। क्योंकि अब क्या हुआ, अब वहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा आ गई, मुक्त व्यापार हो गया। ठीक है, दूसरे देशों के साथ संपर्क बढ़ गया। तो इस क्षेत्र में रूस, चीन, अफगानिस्तान से घिरा है। ठीक है, जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है ये रूस, अफगानिस्तान, चीन से घिरा है। पश्चिमी एशिया के भी निकट है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किर्गिस्तान में ठिकाना प्राप्त किया और मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया। रूस इन देशों को अपना निकटतम विदेशी जो है विदेश यानी नियर अब्रोड मानता है। ठीक है, तो 9/11 की जो घटना घटी थी तो उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने इन गणराज्यों में बनाने शुरू कर दिए जो मध्य एशिया के गणराज्य थे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पूर्वी यूरोप में जो संघर्ष था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इन ईस्टर्न यूरोप में। तो देखिए, पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया में शांतिपूर्वक 2 गुटों जो 2 भाग में बटा हुआ था, है ना, चेको और स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने थे। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बल्कान क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लोवाकिया में हुआ। 1991 के बाद यूगोस्लोवाकिया कई राज्यों में टूट गया। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ नाटो का हस्तक्षेप जो है उसको करना पड़ा। ठीक है, नाटो NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये नाटो जो है ये अप्रैल साल 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये एक सैन्य संगठन था जिसमें अमेरिका और उसके गुट के कई सारे लोग हैं। तो नाटो जो था ये एक सैनिक संगठन है और वर्तमान में नाटो का ब्रुसेल्स में जो है ये हेड ऑफिस है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स, जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। तो ये नाटो जो था ये एक सैनिक संगठन था। तो नाटो को जो है इस परिस्थितियों में जब पूर्वी यूरोप में संघर्ष चल रहा था तो इसको हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, यूगोस्लोवाकिया पर बमबारी और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के 7 साल बाद भी हिंदी फिल्मों के लिए उज़्बेक लोगों में बहुत लगाव दिखाई देता है। भारत में कोई नई फिल्म रिलीज़ होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही उसकी पैराइड कॉपी ताशकंद में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ताशकंद क्या है, ये कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के एक दुकानदार के अनुसार राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक की हिंदी फिल्मी सितारे वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। लोग हिंदी गाने सुनते हैं और गाते हैं और भारतीय फिल्मों और संस्कृतियों से परिचित है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का वहाँ पर बहुत प्रभाव है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है, भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इंडिया एंड सोवियत यूनियन। ठीक, तो देखिए अगर हम इनके संबंधों की बात करते हैं तो जैसे आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक विकास में सहायता की है ना। उसने बोकारो, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे औद्योगिक संस्थानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। तो जो सोवियत संघ था, इसने भिलाई, बोकारो जैसे स्टील प्लांट जो थे उनको बनाने में भारत का सहयोग किया। ठीक है, किसने, यूएसएसआर, सोवियत संघ ने। जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी, सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ जो है मुसीबत में भारत के साथ खड़ा रहा। ठीक, आगे बात करते हैं राजनीतिक संबंध की, यानी पॉलिटिकल रिलेशंस की। तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन किया। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप में भी सोवियत संघ जो है भारत को समर्थन करता रहा। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो कश्मीर मामले में सोवियत संघ भारत के साथ समर्थन करते दिखाई दिया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं सैनिक संबंधों की, यानी मिलिट्री रिलेशंस की। सोवियत संघ ने भारत को सैन्य साजो सामान और तकनीकी उपलब्ध कराई। भारत ने सोवियत संघ के साथ कई समझौते किए जिसने भारत अपने लिए सैन्य उपकरणों को तैयार कर सका। तो कहीं ना कहीं सैन्य संबंध, राजनीतिक संबंध और आर्थिक संबंधों के मामले में हमेशा सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा रहा। ठीक है, आगे कल्चर रिलेशंस यानी सांस्कृतिक संबंधों की। हिंदी फिल्में, भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक कलाकार सोवियत संघ की यात्रा करते थे। ठीक है, तो कल्चर का भी काफ़ी जो है इम्पैक्ट था सोवियत संघ पर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी साम्यवादी देश और भारत की। तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड इंडिया। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे अधिक गहरे थे। तो रूस जो है वो भारत का पुराना सबसे पक्का मित्र है। ठीक है, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रूस के साथ संबंध है। भारत रूस के संबंध आपसी विश्वास और साझा हितों पर आधारित है। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत गणराज्य में लोकप्रिय रहे हैं। तो भारत के साथ जो है वो पूर्वी जो साम्यवादी देश हैं उनके साथ जो है भारत के अच्छे रिलेशन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम रूस और भारत का बहुध्रुवीय विश्व सपना, इंडिया एंड रशियाज विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई शक्तियां मौजूद हों और किसी एक देश का प्रभुत्व ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी शक्तियां मौजूद तो है, लेकिन उस पर किसी एक देश पर, उस शक्तियों में कोई एक देश जो है अपना वर्चस्व ना बनाए, किसी एक देश का प्रभुत्व ना हो, सभी अपना अपना वर्चस्व बनाए रखे। ठीक है, तो इस व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियाँ मौजूद हों, सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सामूहिक हो, देशों को अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्रता मिले, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत से हो। ठीक है, ये आगे प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेशी नीति हो और संयुक्त राज्य जैसी संस्थाओं को मजबूत और लोकतांत्रिक बनाया जाए। तो ये क्या है, ये है विज़न किसका, इंडिया एंड रशिया विज़न ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इस तरीके से अगर ये सभी व्यवस्था रहती है, अगर ये सभी व्यवस्था रहती है तो किसी एक देश का प्रभुत्व जो है वो संसार में नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों की। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया, इंडिया एंड रशिया रिलेशन। तो देखिए इंडिया और रशिया के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि भारत के साथ जो है रूस का संबंध बहुत पुराना है और हमेशा रूस ने भारत का साथ दिया है, चाहे वो सैनिक संबंधों को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक संबंधों को लेकर हो, राजनीतिक संबंधों को लेकर हो। ठीक है, हमेशा रूस जो है वो भारत का मित्र रहा है। तो भारत को रूस के साथ संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पश्चिमी एशिया में पहुंच और चीन के साथ संबंधों जैसे मुद्दों में फ़ायदा हुआ है। रूस के लिए भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारतीय सेना को बड़ी मात्रा में सैन्य साजो सामान रूस से प्राप्त होता है।
भारत रूस से तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है ना। तो रूस जो है वो भारत को तेल भी बेचता है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका में जो ये वॉर चल रही थी, ठीक है, वो किसके ऊपर थी? वो कहीं ना कहीं तेल को कंट्रोल करने में, तेल के जो ये बड़ी बड़ी खाने हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये वॉर चल रही थी, है ना। तो देख सकते हैं हम कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं रूस के साथ जो है तेल को आयात करने वाले में जो है भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो भारत जो है रूस से बहुत बड़ी मात्रा में तेल जो है वो खरीदता है। तेल संकट के समय रूस ने भारत की सहायता की। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश करता है। भारत और रूस के बीच कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे गणराज्यों के साथ सहयोग भी हुआ है। तेल वाले क्षेत्रों में साझेदारी और निवेश भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए, रूस भारत का परमाणु ऊर्जा योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है ना। तो रूस जो है वो भारत कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो एनर्जी है उन योजनाओं के लिए भी काफ़ी रूस जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक देकर सहायता की है। तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रोग्राम हैं भारत में, उसमें भी कहीं ना कहीं रशिया ने भारत की हेल्प की है। वहाँ पे क्रायोजेनिक जो रॉकेट टेक्निक है उसको भारत को देकर। ठीक है, दोनों देश विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार जो है वो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रूस जो है हर मामले में भारत का साथ देता है। तो रूस जो है वो भारत का पुराना और सच्चा मित्र है। ठीक है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो जल आपूर्ति का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो किसी तरह का पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, हमेशा रूस भारत के साथ रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत और रूस के जो संबंध है उस पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, ये सभी पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि भारत और रूस के संबंधों पर जो है वो एक जो महत्वपूर्ण है उस पर एक चर्चा करनी है, उसके बारे में लिखना है। तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये कंटेंट हमारा फिनिश होता है, चैप्टर हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी बेटा अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, कोई अगर परेशानी, कोई समस्या आती है तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे एक नए चैप्टर के साथ। ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।